ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ इस तरह के आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। संस्कारहीनता के घातक दुष्परिणाम। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि अगर समाज को अच्छा बनाना है, इंसान को अच्छा बनाना है और देश को अच्छा बनाना है और सच में हमें विकसित गुरु या विकसित भारत बनना है, तो संस्कारों पर, शिक्षा पर हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। और संस्कार और शिक्षा में सबसे अच्छा योगदान अगर कोई दे सकता है तो बचपन में माँ बाप, उसके बाद शिक्षक। लेकिन आजकल आप देख लीजिए शिक्षकों की जिस तरह से करतूतें सामने आ रही हैं, और कहें अगर आप लोग, तो रक्षक ही हमारे समाज के भक्षक बनते जा रहे हैं। अगर किसी समस्या की गहराई में ना उतरा जाए तो वह समस्या फिर उभर कर आती है। 2012 की निर्भया कांड के बाद पूरे देश में हंगामा मचा। सरकार ने जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में एक समिति गठित की। इस समिति के बारे में याद रखिएगा। समिति ने कानून में बदलाव के अच्छे सुझाव दिए, उन सुझावों पर अमल भी हुआ, लेकिन लगता है कि 12 वर्ष बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। महिलाओं पर होने वाले अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में महिला संबंधी 3,71,503 अपराध पंजीकृत हुए। 2021 में यह संख्या बढ़कर 4,28,778 हो गई और 2022 में 4,45,256 हो गई। यानी 2022 में महिला संबंधी अपराधों में 2021 की अपेक्षा 4% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि कठोर कानून बनने के बाद भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या बढ़ रही है। आप समझ रहे हैं? तो ये तो क्लियर हो जाता है कि कठोर कानून बना देने से क्राइम नहीं रुकने वाला है। किसी समाज का मध्य वर्ग उसकी शक्ति होती है। इसी वर्ग से अधिकांश समाज सुधारक और क्रांतिकारी निकलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी इसी मध्य वर्ग ने अहम भूमिका निभाई थी। दुर्भाग्य से आज यह वर्ग आंतरिक कलह, शान, सौगत और भोग विलास में लिप्त है। बच्चों को महंगे स्कूल में भेजकर माता पिता समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। लोगों का यही लक्ष्य है कि पैसे कमाओ और जीवन का आनंद लो। बच्चों को मोबाइल लैपटॉप दे दो और वे खुश रहेंगे। मोबाइल लैपटॉप में भी कितना समय लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। इसका नतीजा यह है कि मूल्यों से विहीन पीढ़ियां विकसित हो रही हैं। और मैं कह रहा हूं कि 1 घंटा जो इंग्लिश की बात करते हैं ना, कि इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है, बच्चों को वीआईपी स्कूल में पढ़ाना जरूरी है, उतना ही जरूरी संस्कार और अच्छी शिक्षा देना भी है। अच्छा इंसान बनाना भी होना चाहिए। पढ़ाई की बात करें तो अध्यापकों का ही स्तर इतना निम्न है कि बच्चों को क्या दोष दिया जाए। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार 1/3 अध्यापक ऐसे हैं जिनमें पढ़ने की अपेक्षित योग्यता नहीं है। उन्हें पढ़ाने की आधुनिक तकनीक का भी कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी कुछ बच्चे अपनी मेहनत और कोचिंग से अच्छे निकल जा रहे हैं। इनमें से कोई सिविल सेवा भी पास कर लेता है। हालांकि सिविल सेवा में पहुंचकर भ्रष्टाचार की कहानियां भी सामने आती हैं। ऐसे भी उदाहरण है कि सिविल सेवा में तो टॉप किया, परंतु सचिव, मुख्य सचिव बनने के बाद महाशय सस्पेंड हो गए। एक बात आप लोग खुद सोच के देखिए। मुझे लगता है कि अगर जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, बड़ी ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, सीख रहा है, तो बहुत अच्छा इंसान जरूर बन सकता है और बनना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के फ्रॉड आते हैं ना, आप देखते हैं भ्रष्टाचारी दिखते हैं ना इसमें भी, तो ऐसे लगता है कि लोगों का उद्देश्य ही पैसा कमाना है और सिविल सर्विस में जाकर कोई अच्छा काम नहीं, उनका सीधा टारगेट रहता है कि अच्छी खासी रकम छापी जाए। और आप देखते हैं कि बहुत से स्कूल तो फैक्ट्री की तरह चलते हैं। स्कूल में खेलने का कोई मैदान नहीं है। बच्चों को केवल रटाने और किताबी कीड़ा बनाने पर जोर है। बच्चे अच्छे अंक से, अच्छे नंबर से पास होने चाहिए, केवल यही लक्ष्य होता है। और यही से बच्चे की तरक्की भी देखी जा रही है कि उसके बच्चे के इतने परसेंट बने, उसके बच्चे के इतने परसेंट बने। बाहरी दुनिया का उसे ज्ञान है या नॉलेज है या नहीं, उससे मतलब नहीं है। रट्टू तोता एक तरह से कहिए। उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ है या नहीं, उन्हें समाज और देश सेवा की प्रेरणा मिली है या नहीं, इन सब से कोई मतलब नहीं। श्री अरविंद ने हमें बहुत पहले चेतावनी दी थी कि आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसे विद्यार्थी तैयार कर रही है जिसमें उस सोच और शक्ति का अभाव है, और जिससे एक देश महान बनता है। और इसका मुख्य कारण है स्कूल और विश्वविद्यालय में हमें अपने देश के आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आएगा। मैं किसी से मिला, मैं देखता था उनके माँ बाप बड़ी तारीफ कर रहे हैं उनकी, अपनी बच्ची की और बेटी की, कि हमारी बेटी स्कूल में टॉप करती थी, कॉलेज में टॉप की, यूनिवर्सिटी में टॉप की। और पता है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो माँ बाप इतना तारीफ करते थे कि मतलब सोचिए ही मत, कुछ कहिए ही मत। और बाद में उनकी बेटी की जो आप देखिए बोली है ना,
बात करने का जो तरीका है ना, इतना नीच तरीके से, इतना घटिया तरीके से अपने माँ बाप से मुझे लगता है कि दुनिया में कोई बात नहीं करता होगा। इंग्लिश से पढ़े हुए, वीआईपी स्कूल में पढ़े हुए। मैं उस दिन सुन के बातें उस उनकी बेटी की, मैं धन्य हो गया। मैं हंसता हुआ चला आया कि बताइए, इन्होंने पूरी पढ़ाई लिखाई के बाद इस तरह के घटिया शब्द जो हम लोग आप लोग उपयोग दिमाग में सोच नहीं सकते हैं। एक तरफ बच्चों को संस्कार नहीं दिए जाते और जीवन में मूल्यों का महत्व नहीं समझाया जाता, दूसरी तरफ उन्हें पश्चाताप सभ्यता का एक घिनौना और बीभत्स स्वरूप रोज देखने को मिलता है। भारत में लगभग 75 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। यह देश की कुल आबादी का लगभग 52% है। इस मामले में भारत में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है और एक दृष्टिकोण से यह हमारी प्रगति का सूचक भी है। और परंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है। आज इंटरनेट अश्लील सामग्री से भरा पड़ा है। दुनिया में पोर्नोग्राफी का प्रति वर्ष करीब $57 अरब का उद्योग है। गूगल के अनुसार अश्लील सामग्री देखने वाले देशों में शीर्ष पर पाकिस्तान के बाद मिस्र, वियतनाम, इराक, ईरान और मोरक्को के बाद छठे स्थान पर भारत आते हैं। यह कोई गर्व का विषय नहीं है। अश्लील सामग्री देखने के बाद मस्तिष्क में कैसे विकृत विचार उठते हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। दुष्कर्म की घटनाएं इसी विकृति का ही परिणाम होती हैं। किसी ने सही कहा है कि पोर्नोग्राफी थ्योरी होती है और दुष्कर्म उसका प्रैक्टिस। कोलकाता के चर्चित दुष्कर्म हत्याकांड में जो अपराधी संजय राय पकड़ा गया, उसके मोबाइल में पोर्नोग्राफी की बहुत सामग्री थी। निर्भया कांड के अपराधियों को भी अश्लील सामग्री देखने की लत थी। पोर्नोग्राफी का हमारे युवा वर्ग पर भयंकर असर पड़ रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सेंसर से परे है और उनमें अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है। सोशल मीडिया साइट भी बड़ी चालाकी से अश्लील सामग्री परोस रही हैं। आप इंस्टाग्राम, आप लोग फेसबुक पे देख लीजिए, रील का जमाना है, देख लीजिए अश्लीलता की हद पार की हुई है। जिन बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है, वे किसी न किसी समय पोर्नोग्राफी देखते होंगे। दुर्भाग्य से हमारे नेताओं और कुछ हद तक न्यायाधीशों को अभी पोर्नोग्राफी के प्रति बड़ा उदार दृष्टिकोण है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह क्या देखे, क्या पढ़े। ठीक है, आप स्वतंत्रता दीजिए, लेकिन बाद में इसका हल्ला मत मचाइए कि दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे, आदि इत्यादि। महिला संबंधी अपराधों के संदर्भ में राष्ट्रपति का यह सुलझा हुआ बयान आया कि हमें ईमानदारी से अपने भीतर झांकना पड़ेगा। आवश्यकता इसकी है कि हम समस्या की जड़ में जाएं। उन्होंने इस पर खेद प्रकट किया है कि गंभीर घटना होने के कुछ दिन बाद हम उसे भूलने लगते हैं और बाद में जब उसी तरह की घटना फिर होती है तो हम उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्होंने महिला की भोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किए जाने की प्रवृत्ति की भी निंदा की है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी देश की प्रगति का सबसे बड़ा मानक यह है कि वह महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है। इस लाइन को नोट कर लीजिए। जब आप लोग महिलाओं के ऊपर कहीं कुछ लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो आप लोग इस लाइन का वहां उपयोग कर सकते हैं, कोट्स का उपयोग कर सकते हैं। क्या हम चाहते हैं समाज की कमजोरी देखने, पहचानने, उसका उपाय ढूंढने के लिए तैयार हैं? साइकोलॉजी के नाम पर हम शिक्षण संस्थानों में जैसे मूल्य विहीन शिक्षा दे रहे हैं, क्या हम उसमें संशोधन करना चाहेंगे? अश्लील सामग्री जिस सहजता से उपलब्ध है, क्या उस पर अंकुश लगाना चाहेंगे? अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जब तक हम इन सवालों का सही उत्तर नहीं देंगे तब तक ये मुंह बाय खड़ी रहेंगी। शायद उनका और कुछ एक रूप हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। लेखक उत्तर प्रदेश पुलिस और बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक हैं, इनका नाम है प्रकाश सिंह। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और एक बात आप लोग भी समझ लीजिए, आधी आबादी महिलाओं की है और उन्हें उनके हक नहीं मिलेंगे और उन्हें उनके अधिकार नहीं मिलेंगे और आप देखिए इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो हमारे ऊपर एक तरह से कलंक बने रहेगा। हम लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं। और आप सोचिए कि एक रथ के दो पहिए कहिए, पुरुष और महिला, एक पहिए पर अगर रथ चल सकता है तो चलाइए फिर। और मैं तो कहता हूं महिलाओं को हर जगह हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और थोड़ा संस्कार, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। महिलाओं अगर कहीं से गुजर रही है कोई लड़की, तो मुझे लगता है कि उसके दिमाग में कोई डर नहीं होना चाहिए। अब नेता कह देते हैं रात में काम करने के लिए नहीं जाना चाहिए महिलाओं को, डॉक्टरों को नहीं जाना चाहिए। अरे भैया क्यों नहीं जाना चाहिए? यानी कि वो खुद डर के घर में बैठ जाए। सोचिए आप लोग किस तरह की मानसिकता है। और ये जो पश्चिम बंगाल कोलकाता में घटना घटी ना, इसके बारे में जो आप देखिए सीबीआई और जो जांच कर रही, जो खबरें आ रही हैं, आप सोचिए कहा जा रहा है कि वो लड़की अगर उस दिन ना होती तो दूसरी होती। वो अपना एक तरह से दरिंदा जो था वो शिकार किसी ना किसी को बनाता उस दिन जरूर। और दुर्भाग्य से कहिए कि ये लड़की वहां मिल गई क्योंकि वो निकला इसी उद्देश्य से था। बार बार चुनाव के दुष्चक्र से निकले देश, एक देश एक चुनाव की बातें हो रही है ना। और ऐसा नहीं देखिए पहले भी होता रहा है, 1967 तक एक साथ चुनाव होते रहे हैं।
तो गत दिवस एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। उम्मीद है कि इससे संबंधित बिल संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे चरण में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। एक देश एक चुनाव का मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना है। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में इस पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई और उसने इस साल के आरंभ में अपनी 18,626 पेज की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी और इस समिति को प्राप्त 21,558 सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं में से 80% से अधिक ने एक साथ चुनाव के प्रचार का समर्थन किया है। विचार का 4,216 प्रतिक्रियाओं ने इसका विरोध किया और कोविंद समिति ने सुझाव दिया कि एक साथ चुनाव के लिए सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाना होगा। चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिलने और किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर बाकी कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने होंगे। मान लीजिए बीच में कोई विधानसभा भंग हो गई या सरकार गिर गई तो उसकी बात हो रही है। चुनाव आयोग को लोकसभा विधानसभा और निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करना होगा। वांछित बदलाव के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश कोविंद समिति ने की। और चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। यही एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जो आपके राज्यों में स्थानीय चुनाव होते हैं ना, उनके लिए हर राज्य में आपका चुनाव आयोग होता है, ये भी याद रखिएगा। एक देश एक चुनाव के बारे में करीब 40 वर्ष पहले 1983 में पहली बार चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था और 1951-52 में पहले लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी विधानसभा चुनाव हुए थे। यह सिलसिला 1967 तक जारी रहा, लेकिन कई बार आप देखते हैं लोकसभा की अवधि कम होने 1968-69 में कई राज्यों में सरकारों को बर्खास्त किए जाने या फिर राष्ट्रपति शासन लागू होने और नए राज्यों के गठन के साथ ही विभिन्न प्रदेशों में चुनाव का समय बदलता गया। और देखिए, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है ना, उसी की बात हो रही है। और चौथी लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई थी और जिसकी वजह से 1971 में फिर से आम चुनाव हुए। फलस्वरूप एक साथ चुनाव होने का चक्र बाधित हो गया। इस कारण हर साल देश के किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं। केंद्र सरकार के अलावा चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी हर साल चुनावी मोड में रहती है, जिससे चुनाव वाले राज्यों में प्रशासनिक अधिकारी भी जनता के पूरे काम नहीं कर पाते हैं। वर्तमान में हर साल करीब 5-7 राज्यों में के विधानसभा चुनाव होते हैं और 2015 में कार्मिक सार्वजनिक शिकायत कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने कहा था कि देश में बार बार चुनाव होने से सामान्य सार्वजनिक जीवन में व्यवधान होता है और जरूरी सेवाओं के कामकाज पर असर पड़ता है। चुनाव के चलते आचार संहिता लागू कर दी जाती है और जिससे लोक कल्याण की नई योजनाएं ठप हो जाती हैं और सरकार और राजनीतिक दलों को बड़े पैमाने पर धन खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा काफी लंबे समय तक सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती है। एक साथ चुनाव के विचार के आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार का यह कदम राजनीति से प्रेरित है। क्षेत्रीय दलों को डर है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में आ जाएंगे। इसके अलावा वे चुनावी खर्च, चुनावी राजनीति के मामले में भी राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए। यहाँ विधानसभा का चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी को एक तरफा बहुमत मिलता है और लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं कि सातों की सातों सीटें लोकसभा में, जो दिल्ली में 7 सीटें हैं ना, तो वो बीजेपी को मिल गई। यानी कि कहने का मतलब है कि इन क्षेत्रीय पार्टियों की भी चिंता है कि राष्ट्रीय चुनाव साथ में हुए तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और क्षेत्रीय मुद्दे नीचे हो जाएंगे, तो राष्ट्रीय पार्टी जो उस समय हावी होगी उसे फायदा मिलेगा। और इससे आप देखते हैं कि मतदाताओं का व्यवहार इस रूप में प्रभावित हो सकता है कि वे राज्य के चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करने लगे। और आप देखिए, इससे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में फायदे में रहेंगी। इससे क्षेत्रीय पार्टियों की हाशिए पर चले जाने की आशंका है, जो अक्सर स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। और उनका मानना यह भी है कि प्रत्येक 5 साल में एक से ज्यादा बार मतदाताओं का सामना करने से नेताओं की जवाबदेही बढ़ती है और वे सतर्क रहते हैं। IDFC संस्थान के 2015 में किए गए एक सर्वे में बताया गया कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो 77% संभावना है कि मतदाता राज्य विधानसभा और लोकसभा में एक ही दल या गठबंधन को चुनेंगे। वहीं चुनाव 6 महीने के अंतर पर होते हैं तो 61% मतदाता एक पार्टी को चुनेंगे। स्पष्ट है कि आलोचकों की आशंकाएं
कोरी प्रतीत होती हैं। देश में मतदाता बहुत परिपक्व है, इसका परिचय उन्होंने बार बार दिया। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोकसभा के साथ किसी विधानसभा के चुनाव होने पर मतदाताओं ने अलग अलग दलों को चुना, और यह भी देखा गया है कि मतदाता केंद्र में किसी एक दल को प्रचंड बहुमत देते हैं, लेकिन कुछ ही माह बाद हुए राज्यों के चुनाव में किसी अन्य दल को सत्ता सौंपते हैं। और दुनिया, ये आप देखते हैं कि दुनिया में जहां भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, उनमें से अधिकांश देशों में आम चुनाव और प्रांतीय चुनाव साथ ही होते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, कोलंबिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन आदि। अब भारत में भी एक साथ चुनाव के विचार को कानूनी रूप देने का वक्त आ गया है। बार बार चुनाव हमारे लोकतंत्र में एक दोष है, इससे दूर किया जाना चाहिए। एक साथ चुनाव होने से केंद्र और राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित होगी। मतदान में वृद्धि होगी, क्योंकि लोगों के लिए एक बार वोट देने निकलना ज्यादा सुविधाजनक होगा। देश को भारी भरकम चुनावी खर्चे से निजात मिलने के साथ गवर्नेंस में भी सुधार आएगा। इससे न सिर्फ विकास कार्य तेजी से होंगे, बल्कि खर्च भी बचेगा। लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं डॉक्टर जगदीप सिंह, इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए आप लोग बताइए, इस पर बहुत बार हम लोगों ने बात की हुई है, आप क्या सोचते हैं? तन मन का संतुलन। इंसान का अच्छा या बुरा होना भाग्य, परिस्थिति या किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। यह सब घटित होता है। इंसान के मन और तन के संतुलन या असंतुलन पर तन और मन दोनों का गहरा संबंध है। दोनों की स्वस्थता परस्पर सापेक्ष है। शारीरिक स्थितियों और घटनाओं से मन प्रभावित होता है, मानसिक स्थितियों और घटनाओं से तन प्रभावित होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, यह अधूरा सत्य है। इसके साथ हमें यह भी जोड़ना चाहिए कि स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। रोग से भी अधिक हम रोग की चिंता से रोगी और दुर्लभ बनते हैं। जब भी शरीर पर रोग का आक्रमण होता है, हमें विचारों की स्वस्थता और संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज आप देखते हैं कि फेथ हीलिंग की चर्चा ज्यादा है, जिसे आस्था और भावना द्वारा चिकित्सा का ही एक रूप कह सकते हैं। भौतिक चिकित्सा का उपयोग करते हुए भी हमें इस आध्यात्मिक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप उदास, कमजोर, निराश और संदेह या फिर संकोच से घिरा महसूस कर रहे हैं, तो स्वयं से स्वयं को का साक्षात्कार करें। देखें कि वर्तमान में आप कहाँ हैं, क्या हैं और क्यों हैं। आत्म साक्षात्कार से आप तमाम परेशानियों के बीच भी प्रसन्नता को जीवन में उतरते देख सकते हैं। प्रसन्नता सर्वश्रेष्ठ रसायन है। जो इसका सेवन करता है, उसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति का स्वतः विकास होता है। विचारों का स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। अतः स्वस्थ जीवन के लिए सकारात्मक विचारों का विकास जरूरी है। इसके लिए स्वयं पर भरोसा जरूरी है। मनुष्य जीवन में तभी स्वस्थ रह सकता है, तभी ऊंचा उठता है, जब उसे स्वयं पर भरोसा हो जाए कि मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ, ऊर्जा का केंद्र हूँ। अन्यथा जीवन का आधा दुख तो हम इसलिए उठाते फिरते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि सच में हम क्या हैं। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, और कहते हैं ना कि हम दुनिया से मिल रहे हैं, लेकिन अपने आप से मिलना भूल जा रहे हैं। देखिए, हमारे पहले ऋषि मुनि योगा किया करते थे, एकांत में चले जाया करते थे, क्योंकि वो अपने आप से मिलते थे। और जब हम अपने आप से मिलते हैं तो हमें अपनी अच्छाइयाँ मालूम चलती, बुराइयाँ मालूम चलती, हमसे जो गलतियाँ हो रही हैं उनके बारे में मालूम चलता है। आजकल आप देखते हैं कि ऐसा तो लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाद में समय निकलने के बाद पछतावा करते रहते हैं। तो समय रहते हुए अपने आप से मिलते रहिए। खतरनाक राजनीति। बिहार के नवादा जिले में दलितों के घर में आगजनी की घटना जितनी दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है, उतना ही शर्मनाक इस घटना को लेकर हो रही छिछली राजनीति। इस घटना को लेकर यह माहौल बनाकर देश को गुमराह किया जा रहा है कि दबंगों ने दलितों के घर जला दिए, क्योंकि तथ्य यही है कि यह घटना दलितों के दो वर्गों के बीच विवाद का नतीजा है, और इसमें पीड़ित पक्ष के लोग मुसहर जाति के हैं, जिन्हें बिहार में महादलित कहा जाता है। आगजनी करने वाले पासवान जाति के हैं। इस घटना की जड़ में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच का विवाद है, जो लंबी समय से चला आ रहा था और जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन भी है। इस घटना के सामने आते ही राजग विरोधी दलों के नेताओं ने जिस तरह के बयान दागे, उससे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि जाति वैमनस्य भड़काने की बेहद सस्ती और खतरनाक राजनीति हो रही है। नवादा की घटना को लेकर जातिगत वैमनस्य भड़काने का काम किस तरह किया जा रहा है, इसका पता कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस कथन से चलता है कि यह घटना बहुत जनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रही है। क्या राहुल गांधी ने पासवान समाज को बहुजनों की सूची से बाहर कर दिया? यदि यह कर दिया तो क्यों और कैसे? यही प्रश्न कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी है, जिन्होंने आप देखते हैं कि राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बयान जारी किया। निसंदेह यह उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन वह तो स्वयं अनुसूचित जाति से हैं। और आप देखते हैं कि
उन्हें तो वस्तु स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। राहुल गांधी ने नवादा की घटना पर यह भी कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं जो भारत के बहुजनों को डराते धमकाते हैं ताकि वे अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी ना मांग पाए। वह यहीं तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने यह भी कह डाला कि प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मोहर है। उनकी माने तो बहुजनों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया जिसमें प्रधानमंत्री शामिल है। नवादा की घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन उसकी निंदा करने के बहाने सामाजिक संबंधों पर कैरोसिन छिड़कने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। दुर्भाग्य से राहुल गांधी एक लंबे समय से यही कर रहे हैं और वह कभी जाति जनगणना, कभी आरक्षण की पैरवी करने की आड़ में देश की सामाजिक एकता पर प्रहार कर रहे हैं। जो लोग SC ST आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में खड़े हो गए, उन्हें नवादा की घटना से यह भी समझ आ जाए तो बेहतर है कि SC ST समाज की जातियां में वैसी एकता नहीं है जैसा वे अपनी राजनीति चमकाने के लिए बता रहे हैं। जिंदगी से खिलवाड़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दुकान में अवैध ढंग से रखे गए 6 गैस सिलेंडर फटने की घटना में पुलिस ने मुकदमा दर्ज जरूर कर लिया, लेकिन इसके लिए मूल रूप से 2 विभाग जिम्मेदार हैं। उसके अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। यह पहला अवसर नहीं है जब अवैध रिफिलिंग के दौरान हादसा हुआ है, लेकिन अब तक यदि इस कारोबार पर अंकुश नहीं लगाया जा सका तो यह खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मियों अधिकारियों की आक्रामकता, उदासीनता है। ऐसा नहीं कि यह आप देखते हैं कि यह अवैध कारोबार सिर्फ लखनऊ में ही चलता है। अन्य महानगरों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे सैकड़ों दुकानदार मिल जाएंगे जो घरेलू गैस सिलेंडर से 5 किलो के छोटे सिलेंडर में गैस भरकर खुलेआम बेचते हैं। लखनऊ में ही जिस दुकान में विस्फोट हुआ वह जूते चप्पल की थी, जिसकी आड़ में गैस सिलेंडर भरे जाते हैं। यह तो अच्छा हुआ कि उनमें विस्फोट रात में हुआ और अन्य घर दुकानों से दूर थे, अन्यथा बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। और महानगरों में अवैध ढंग से दुकानों पर भरे जा रहे छोटे गैस सिलेंडर कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं और इस पर यदि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग रोक लगाने में नाकाम रहता तो स्थानीय लोगों को प्रतिरोध दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि कोई भी दुर्घटना होने पर उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही यह भी देखा जाए कि ऐसे दुकानदारों को घरेलू गैस सिलेंडर मिलते कहां से। थोड़े से मुनाफे के लिए गैस एजेंसियों के हाकर इन दुकानदारों को घरेलू गैस सिलेंडर देते हैं। ऐसे गैस सिलेंडरों से रिफिलिंग करना भी खतरनाक है, लेकिन दुकानदार और ग्राहक दोनों ही इसकी चिंता नहीं करते हैं। अब जबकि एक घटना सामने आई है और जल्द ही दशहरा, दीपावली के त्योहार आने वाले हैं, तो अवैध ढंग से की जा रही रिफिलिंग के खिलाफ सरकार प्रदेश स्तरीय अभियान चलाए। नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। अवैध ढंग से दुकानों पर भरे जा रहे छोटे गैस सिलेंडरों पर रोक भी लगनी चाहिए। ये आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए बिहार, पटना इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये उत्तर प्रदेश से लखनऊ, इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। बिहार राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सुरक्षा के साथ समान अवसर भी जरूरी है। हाल में उच्चतम न्यायालय ने बंगाल सरकार के रात्रि साथी कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए कुछ जरूरी प्रश्न किए। साथ ही उसने देश की आधी आबादी की कामकाजी क्षमता और सहज मानवीय अधिकारों को लेकर भी व्यवहारिक बातें सामने रखी हैं। और याद रहे, सरकारी और निजी क्षेत्रों में रात्रि वाली पाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए बंगाल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा रात्रि साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के काम के घंटे के एक बार में 12 घंटे से अधिक नहीं होना और रात की ड्यूटी से बचने का निर्देश देने की अधिसूचना को लेकर न्यायालय ने अपनी बात कही है। शीर्ष अदालत ने हैरत व्यक्त करते हुए कहा, अगर पुरुष 12 घंटे से ज्यादा की पाली में काम कर रहे हैं तो महिलाएं डॉक्टर भी ऐसा करने की हकदार हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात की पाली में काम नहीं करेंगी? अगर आप उन्हें रात में काम करने से रोकेंगे तो महिलाओं को आपत्ति होगी। महिलाएं रियायत नहीं चाहती, बल्कि उन्हें समान अवसर चाहिए। अब आप सोचिए, आप उन्हें सुरक्षा नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि वो घर से निकले ही ना। कहना गलत नहीं होगा कि महिला चिकित्सकों की कार्यस्थल पर उपस्थिति और समय को नियत करती बंगाल सरकार की अधिसूचना स्त्रियों के कामकाजी संसार को तयशुदा परिधि में बांध देने वाली सोच लिए है। यह आधी आबादी की क्षमता और योग्यता को कम आंकने, अवसरों को सीमित करने वाला कदम है। समान अवसर पर का परिवेश बनाने की ओर बढ़ने के इस दौर में ऐसे नियम एक नई तरह की असमानता का आधार भी तैयार करते हैं, जो चिकित्सा ही नहीं अन्य क्षेत्रों में कार्यरत महिला कार्यबल के लिए भी दोहरे रवैये का परिवेश बना सकते हैं। और यही वजह है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपका कर्तव्य सुरक्षा प्रदान करना है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि महिला डॉक्टर रात में काम नहीं कर सकती। पायलट, ट्रेनर सभी रात में काम करते हैं। इस नियम से महिला चिकित्सकों के कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सभी डॉक्टरों के लिए ड्यूटी के घंटे तर्कसंगत होने चाहिए। न्यायालय की यह टिप्पणी कहती है कि सुरक्षा से
जुड़े पहलुओं को लेकर सोचना आवश्यक है, पर अवसरों को सीमित करने का मार्ग इसका हल नहीं हो सकता है। संगठित हो या फिर असंगठित, मौजूदा समय में हर क्षेत्र में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी बढ़ी। देश के कोने कोने में कारखानों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक स्त्रियों की बड़ी आबादी कार्यरत है। अनगिनत स्त्रियों के काम का समय दिन रात के अंतर से परे है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा की कवायद के साथ ही उन्हें सम्मान के साथ काम करने का समान अवसर मिलना भी चाहिए। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। अपनी राय दिया करिएगा आप लोग, आपकी राय मायने भी रखती है। ये भी टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ करे तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल देता हूं, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये विदेशी धरती पर भारत का दुष्प्रचार। मोदी सरकार भारत को अधिकांश क्षेत्रों में निरंतर आगे ले जा रही है। ऐसे अनेक तथ्य एवं संकेतक हैं जो इस प्रमाणित भी करते हैं कि परंतु हालिया लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपेक्षाकृत कम सीटें आने और कांग्रेस को पहले की तुलना में अधिक सीटें आने के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमेरिका में जाकर मोदी सरकार के प्रति अनर्गल प्रलाप में लगे हैं। यही रवैया रहा तो एक गंभीर एवं परिपक्व नेता के रूप में स्थापित होने की राहुल गांधी की राय और कठिन हो जाएगी। इस पर कई बार बात कर चुके हम लोग। ये आप देख रहे हैं ना कि अमेरिका गए हुए थे राहुल, तो उन्हीं ने जो वहां बयानबाजी की है, लोकतंत्र पर टिप्पणी की है, मोदी सरकार पर टिप्पणी की है, उसी को लेकर। अब देखिए, एक नॉर्मल सी बात है, जो बीजेपी के पक्षकार होंगे उन्हें उनकी टिप्पणियां गलत लगी होंगी, और जो कांग्रेस के हैं वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, राहुल को अपनी शब्द, अपने जो भी बोलने की आज़ादी तो होनी चाहिए ना। और वो मोदी जी का उदाहरण दे रहे हैं कि मोदी जी विदेश जाते थे तो कहते थे भारत रहने लायक नहीं बचा है कांग्रेस के समय में। तो मैं कह रहा हूं ना कि जब आप सत्ता में होते हैं तो कुछ और विचार होते हैं, सत्ता से बाहर जाते हैं तो कुछ और विचार होते हैं। ये आप देख लीजिए, चुनाव झारखंड में भी है, उसी पर लिखा जा रहा है, देखना हो देख सकते हैं। ये भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, ये जरूर आप लोग देख लीजिए। और देखिए, इतनी खबरें रहती हैं, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आज के समय में ये तो सबको मालूम है क्या क्या पढ़ना है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। अब सोचिए, 70 से 80% बेमतलब की खबरें रहती हैं। आप लोग अगर पढ़ने जाएं तो 2 से 4 घंटे लग जाएंगे। इतना टाइम कहाँ है आपके पास? हथियार निर्यात के क्षेत्र में भारत शीर्ष 25 देशों में जगह बना ली है। इंपो इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार गोला बारूद निर्यात में भारत ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर है। वर्ष 2028-29 तक रक्षा उत्पादन का लक्ष्य 3 लाख करोड़ और रक्षा निर्यात का 50,000 करोड़ रुपए रखा गया है। रक्षा उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी लगभग 60% और निजी क्षेत्र की 40% है। रणनीतिक दृष्टि से भारत का रक्षा उद्योग भारत का एक प्रमुख उद्योग है, जिसमें 13 लाख से अधिक लोग सक्रिय रूप से जुड़े हैं। भारत का रक्षा बजट 2013-14 के 2.33 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 6.22 लाख करोड़ हो गया, जो कुल बजट का लगभग 13% है और सभी मंत्रालयों के बजट से अधिक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग के बजट अभी भी 6% के नीचे है। रक्षा पर खर्च के आधार पर भारत दुनिया में अमेरिका, चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। रक्षा पर बढ़ते खर्च का प्रमुख कारण भारत की लंबी सीमाओं पर चीन व पाकिस्तान से संघर्ष की स्थिति है। भारत एक शांति प्रिय देश है, किंतु अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए उसे भारी व्यय करना पड़ता है। वर्षों तक भारत रक्षा प्रणाली और सामग्री का बड़ी मात्रा में आयात करता रहा। विश्व के सबसे बड़े आयात करने वाले देशों में उसकी गिनती होती रही। आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। पहली बार 2014-15 में रक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन हुआ। मोदी सरकार के पहले बजट में यूपीए सरकार की अपेक्षा रक्षा पर होने वाला खर्च 9% बढ़ा दिया गया था। तब से रक्षा बजट तेजी से ऊपर जाता रहा। मोदी सरकार की रक्षा उत्पादन नीति आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2018 में घोषित रक्षा उत्पादन नीति 2070 से रक्षा उत्पादन नीति 70 से 75% तक सेना के लिए जरूरी अस्त्र शस्त्र और सामग्री भारत में उत्पादन करने की है। 2025 तक के निर्यात का लक्ष्य $5 अरब रखा गया, जो विश्व की रक्षा सामग्री का कुल 12% होगा। रक्षा नीति देश के अंदर बने उपकरणों को खरीदना और मेक इन इंडिया के तहत देश में निर्माण करना। पिछले 5 वर्षों में रक्षा उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, यानी वर्ष 2019-20 की तुलना में 60% की बढ़त हुई है। अनुसंधान उत्पादन में अग्रणी बनने, आयात पर कम से कम निर्भर होने, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से DRDO, निजी क्षेत्र, IIT, NIT जैसी शिक्षा संस्थाओं के साथ सहयोग भी कर रही है। और आप देखिए, कई देशों को रक्षा निर्यात, भारत से रक्षा प्रणाली एवं संयंत्रों, गोला बारूद और हथियारों का निर्यात हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2024-25 की पहली तिमाही में निर्यात में 78% की वृद्धि हुई है। अप्रैल-जून 2024 में रक्षा निर्यात एक साल पहले की अवधि के 3,850 करोड़ से बढ़कर 6,915 करोड़ रुपए हो गया। 2023-24 में निर्यात $2.6 अरब पर पहुंच गया,
जो पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 32% अधिक था। भारत 80 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजरायल, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, आर्मेनिया, फिलिस्तीन, चिली, स्पेन, श्रीलंका, म्यांमार आदि शामिल है। भारत में निर्मित रक्षा सामानों का सबसे बड़ा आयातक देश अमेरिका है, जो भारत के कुल रक्षा निर्यात का लगभग 50% है। अमेरिकी कंपनियां अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क में और अपनी प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में भारत से प्रतिवर्ष $1 अरब से अधिक मूल्य के सिस्टम, सब सिस्टम और पार्ट्स खरीदने लगी है, जो भारत के घरेलू रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। म्यांमार पहले से ही भारत रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ा गंतव्य रहा है। हाल के वर्षों में इजरायल और आर्मेनिया जैसे देश भारतीय हथियारों के महत्वपूर्ण खरीदार के रूप में उभरे हैं। हाल के वर्षों में रक्षा उत्पादन और निर्यात में भारी वृद्धि के बावजूद भारत अभी डिफेंस इकोसिस्टम तंत्र बनाने की शुरुआती देशों में है। रक्षा अनुसंधान क्षेत्र उत्पादन की विकसित आधुनिकतम तकनीक में महाशक्तियों के बहुत पीछे है। भारत की मात्र 2 रक्षा उत्पादन सार्वजनिक कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व की 100 हथियार उत्पादक में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स $3.3 अरब के हथियारों की बिक्री के साथ 42वें और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स $1.8 अरब की बिक्री के साथ 63वें स्थान पर। इन कंपनियों को भी अधिकांश बिक्री भारत के रक्षा बलों द्वारा घरेलू उपयोग के लिए खरीदी जाती है। रक्षा उत्पादन निर्यात संभावनाओं से भरा है और इसके लिए सतत प्रयास जरूरी भी है, और हमें ध्यान भी देना चाहिए। इसमें जो कमियां हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, किस तरह से समाधान हो सकता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।